नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम आधुनिक भारत जो कि विपिन चंद्रा द्वारा लिखी गई है, विपिन चंद्रा जी की जो कि पुस्तिका है कक्षा 12वीं के लिए, और पहले एनसीईआरटी की यही पुस्तिका होती थी। तो आज हम इसके थ्रू मॉडर्न हिस्ट्री को जानेंगे, हमारे आधुनिक भारत को जानेंगे कि आधुनिक भारत में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, मुगल काल और अंग्रेजों का कैसे आगमन हुआ और अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत के अंदर शासन व्यवस्था करी, और बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम लोग आधुनिक भारत इस पुस्तिका की शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर 1 से हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि आपके सामने है ये, और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी की है ये बुक और बहुत पहले से ही ये चलती आ रही है, लेकिन अब ये बंद हो गई है, पर हमने ये पुस्तिका अरेंज करी है। और इसके अंदर आप देखेंगे विषय सूची में कि अध्याय 1 है 18वीं सदी का भारत। तो 18वीं सदी में भारत क्या था, और उसके बाद में अध्याय है भारत में यूरोपियों का प्रवेश और अंग्रेजों की विजय। तो हम इस वीडियो के थ्रू आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। यूजीसी नेट, आपका पीसीएस जो पब्लिक जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, प्रोविजनल सिविल सर्विसेज पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं, डिफरेंट एसएससी एग्जाम्स और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ में एंट्रेंस एग्जाम्स में मॉडर्न हिस्ट्री से, भारत के आधुनिक भारत से, भारत के आधुनिक इतिहास से बहुत कुछ पूछा जाता है। तो हम बिना समय व्यर्थ करे शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लाभकारी लगता है तो लोगों तक जरूर पहुंचाइए ये चैनल को, और हमें भी अच्छा लगेगा कि हम किसी के काम आ सके। तो शुरुआत करते हैं 18वीं सदी का भारत, और हम धीरे धीरे करके ये स्टार्ट कर रहे हैं और इस बुक को कंप्लीट भी करेंगे। और इसके बाद में हम बाकी जो रामचंद्र शुक्ल जी की बाकी जो पुस्तिका है और जो कि एशियन हिस्ट्री है, इसको भी हम लेके आएंगे, और स्पेक्ट्रम को भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं या विपिन चंद्र पाल पढ़ रहे हैं, विपिन चंद्र पढ़ रहे हैं, तो भी आपको बराबर का ही फायदा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। मुगल साम्राज्य का पतन। देखिए, 18वीं सदी के भारत में सीधे मुगल भारत के अंदर जो मुगलों का जो पतन हुआ उसके बारे में बताया गया। आपको पता है कि अभी हम शुरुआत में ही पढ़ते हुए बात करते हैं कि महान मुगल साम्राज्य करीब 2 सदियों तक अपने समय के अन्य साम्राज्यों के लिए ईर्ष्या का विषय था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन हो गया। मुगल बादशाहों ने अपनी सत्ता और महिमा खो दी और उनका साम्राज्य दिल्ली के इर्द गिर्द के कुछ वर्ग मील तक सीमित रह गया। अंत में 1803 में दिल्ली पर भी ब्रिटिश फौज का कब्जा हो गया तथा प्रतापी मुगल बादशाह एक विदेशी ताकत का पेंशन याफ्ता होकर रह गया। साम्राज्य की एकता और स्थिरता औरंगजेब के लंबे और कठोर शासन के दौरान डगमगा गई। फिर भी उसकी अनेक नुकसानदेह नीतियों के बावजूद 1707 में औरंगजेब की मौत के समय मुगल प्रशासन काफी जुगल तथा मुगल फौज काफी ताकतवर थी। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि उस समय भी जब उसकी मौत हुई थी, लेकिन मुगल जो प्रशासन था वह काफी मजबूत था, मुगल फौज भी काफी ताकतवर थी। इसके अलावा देश में मुगल राजवंश की इज्जत भी कायम थी। मतलब अगर आप देखेंगे कि उनकी इज्जत कायम थी। भाई सरल सी बात है, अगर कोई भी शासक है वो तब तक चलेगा जब तक उसकी इज्जत वहां पे है। अगर उसकी इज्जत ही नहीं है तो कहां से लोग उसके बारे में सोचेंगे, या उसके आप देख सकते हैं कि आज के समय में भी हो या पुराने समय में भी हो, ताकत से ज्यादा आप कितना, आपका जो शासन है वह प्रभावी है और लोगों के अंदर राजा के प्रति कितनी इज्जत है। जैसे आपने देखा कि बगावत क्यों होती है, बगावत इसलिए ही होती है जब उनकी इज्जत जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, आप देखेंगे कि औरंगजेब की मौत होने पर उसके तीनों बेटों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। आपको पता, सबसे जो ताकतवर, मतलब जो अंतिम, ये मान सकते हैं अंतिम ताकतवर जो शासक था, सबसे ज्यादा तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन अंतिम ताकतवर जो शासन था जो औरंगजेब, उसी का था। तो 1707 में मृत्यु के बाद में उसके तीनों बेटों के बीच में गद्दी की लड़ाई हुई। इस संघर्ष में 65 वर्षीय बहादुर शाह विजय रहा। मतलब जो उसका बहादुर शाह जिसका नाम था, ठीक है, बहादुर शाह जफर नहीं है, याद रखिएगा, ये बहादुर शाह है। ठीक है, ये बहादुर शाह विजय रहा। यह विद्वान
वह विद्वान आत्म गौरव से परिपूर्ण और योग्य था। मतलब वह विद्वान भी था और काफी गौरव से परिपूर्ण भी था, योग्य था, क्वालिटी थी उसके अंदर। उसने समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई। इस बात के सबूत मिलते हैं कि औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतावादी नीति तथा कदमों से कुछ को उसने बदल दिया। अब आप ये देखिए कि औरंगजेब की जो नीति थी वो संकीर्ण थी। संकीर्ण मतलब बहुत संकुचित थी, ठीक है, बहुत फैलाने वाली बात नहीं थी उसकी कि भाई लोगों से बात करे, उनको बोले कि आप अपने राज करो, हम आपका वो करेंगे, इस प्रकार से नहीं थी, ठीक है। औरंगजेब अपने हाथ में सब कुछ रखना चाहता था और बहादुर शाह ने इसके थोड़ा विपरीत किया, उसने कुछ फेरबदल किया, ठीक है। उसके तहत उसके उसे हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुतापूर्ण रुख अपनाया, ठीक है, और अधिक प्रेममयी सहिष्णुता अपनाई कि चलिए बिना भेदभाव करे सब काम किया जाए। उसके शासन काल में मंदिरों को नष्ट नहीं किया गया। आपको पता है औरंगजेब ने तो बहुत मंदिर और बाकी चीजों पे, मतलब वो तो कट्टरता पे ज्यादा वो था और अन्य धर्मों पे बिल्कुल भी वो नहीं रखता था, लेकिन विश्वास नहीं रखता था। लेकिन बहादुर शाह ने ऐसा नहीं होने दिया। बहादुर शाह ने मंदिरों को नष्ट नहीं किया। आरंभ में उसने आमेर और मारवाड़ मतलब जोधपुर के राजपूत राज्यों पर पहले से अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश की। इस उद्देश्य से उसने आमेर की गद्दी पर जयसिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बिठाने की और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। देखिए यहाँ पे पता लगता है कि बहादुर शाह ने प्रयास किया कि राजपूत राज्य थे, उन पर नियंत्रण पाने के लिए उसने क्या किया। उसने आपने देखा कि भाई आमेर जो है, आमेर में तो उसने, आमेर आपको पता है, आमेर जयपुर के स्थान की बात हो रही है। आमेर किला जयपुर में ही है, आपने देखा भी होगा। और मारवाड़ जो है वह जोधपुर की बात है। तो आमेर में आप देखेंगे कि जयसिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बिठाया। ज्यादातर यही होता है, अपने अपने मोहरों को बिठाया जाता है शासन के लिए, अपने लोगों को बिठाया जाता है ताकि जो हम बोले, जो जो चाहते हैं वो वैसा ही हो, ठीक है। अब आप देखिए कि किंतु इसका कड़ा प्रतिरोध हुआ। अब आप ये देखिए कि उसने जब अजीत सिंह को मुगल सत्ता, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह पे भी कोशिश की कि भाई मुगल सत्ता अपना लो, और उसने आमेर और जोधपुर शहरों में फौजी डेरा जमाने की कोशिश भी की, किंतु इसका कड़ा प्रतिरोध हुआ। भाई विरोध तो हो ही गई। शायद इसी वजह से उसे अपनी गलत कार्रवाइयों का एहसास हुआ। उसने दोनों राज्यों से तुरंत ही समझौता कर लिया। देखिए बहादुर शाह बहुत समझदार था, उसने तुरंत समझौता भी कर लिया। वैसे समझौता उदारतापूर्ण नहीं था, उदारतापूर्ण मतलब लिबरल नहीं था कि भाई कि नहीं, मतलब उसमें ज्यादा फायदे या उदार नहीं था, ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। राजा जयसिंह और राजा अजीत सिंह को अपने राज्य तो फिर से मिल गए, परंतु उच्च मंसूबों तथा मालवा और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सूबों के सूबेदारों के ओहदों की उनकी मांग नहीं मानी गई। मराठा सरदारों के प्रति उसकी नीति ऊपरी तौर पर ही मेल मिलाप की थी। अब यहाँ पे क्या बात हो जाती है, यहाँ पे बात हो जाती है कि मराठाओं के साथ में बहादुर शाह की नीति कैसे थी। तो बहादुर शाह की जो नीति थी वह ज्यादा मेल मिलाप की नहीं थी। ऊपरी तौर पे तो वो दिखाता था लेकिन अंदर से नहीं था। उसने उन्हें दक्खन की सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दे दिया मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया, इसलिए वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। अब मराठाओं को भाई कुछ चीजें तो दे दी कि सरदेश मुखी वसूलो, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया। भाई पूर्णतः बादशाह का अधिकार नहीं दिया। बहादुर शाह ने साहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना। मतलब साहू जो होते हैं मराठों के राजा होते हैं, लेकिन जो साहू जो पद है उसको मराठाओं का विधिवत राजा माना ही नहीं। इस प्रकार उसने मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य के लिए ताराबाई और साहू को आपस में लड़ने को छोड़ दिया कि भाई आपस में लड़ लो। नतीजा वह हुआ कि साहू और मराठा सरदार असंतुष्ट रहे और दक्खन अव्यवस्था का शिकार बना रहा। अब देखिए भाई कि जब आपस में इस प्रकार से लड़ाई होगी तो क्या होगा, व्यवस्था ठीक तो रहेगी नहीं।
युद्ध आप हमेशा याद रखिए, युद्ध कहीं भी हो, कैसा भी हो, वो युद्ध आपको कभी भी लाभ नहीं देगा, और वहां पे स्थिरता नहीं होगी। जिस राज्य में स्थिरता नहीं होगी, वहां पे उस अव्यवस्था के कारण बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा। जब तक मराठा सरदार आपस में और मुगल सत्ता के खिलाफ लड़ते रहे, तब तक शांति और व्यवस्था फिर से कायम नहीं हो सकी, जैसे यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए, बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, राजपूतों से बात हुई है, अभी हमने राजपूतों से बात करी, उसके बाद में अभी हमने मराठों से बात की, अब हम यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी की बात कर रहे हैं, मतलब सिखों से। अब क्या था कि परंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने पंजाब में बगावत का झंडा बुलंद किया। अब देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो बंदा बहादुर जी आए थे, उन्होंने नेतृत्व में सिखों ने पंजाब में बगावत कर दी। तब बादशाह ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया और विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व खुद किया। मतलब बहादुर शाह ने स्वयं नेतृत्व किया उस लड़ाई का। विद्रोहियों ने जल्द ही सतलुज और यमुना के बीच के लगभग सारे क्षेत्र पर नियंत्रण जमा लिया। वो आप ये देखिए कि बहादुर शाह के हाथ से ये क्षेत्र निकल गया। सतलुज और यमुना के बीच का जितना क्षेत्र है, वो आप सोच सकते हैं, इस क्षेत्र पर इनके बीच का नियंत्रण जो था, ऊपर का जो पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, आप देखेंगे, और ऊपर का थोड़ा सा अम्बाला और बाकी जो जितना भी क्षेत्र, लुधियाना जो आज का पंजाब है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यमुना और सतलुज के बीच का, इसमें नियंत्रण जमा लिया। इस प्रकार ये दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में पहुंच गए। अब आपको पता ही, दूर तो है नहीं दिल्ली यहाँ से, जैसे 100-150 किलोमीटर होगा, इससे 200 किलोमीटर मान सकते हैं या 100 किलोमीटर मान सकते हैं, इससे भी कम का इलाका, बल्कि ठीक है, कि वो नीचे तक पहुंचने लग गए थे। इस प्रकार दिल्ली के बहुत करीब पहुंच गए, और यद्यपि बादशाह लोहगढ़ तथा अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर कब्जा जमाने में सफल हो गया, फिर भी सिखों को दबाया नहीं जा सका, और 1712 में उन्होंने लोहगढ़ भी वापस ले लिया। लोहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने अंबाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनाया था। ठीक है, बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया। अब देखिए, यहाँ पे बुंदेला सरदार की भी बात हो रही है कि छत्रसाल जो थे, बुंदेला, आपको पता है बुंदेलखंड आपने सुना होगा, जो लोग झांसी के आसपास के थोड़े से उस क्षेत्र के हैं, उन्हें बुंदेलखंड के सुना होगा, उत्तर प्रदेश। और अभी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे काफी ज्यादा लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अभी आप ये देखेंगे कि छत्रसाल एक निष्ठावान सावंत बना रहा। बादशाह ने जाट सरदार चूड़ामन से भी दोस्ती कर ली। चूड़ामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का साथ दिया। ठीक है, अब देखिए, जाट सरदार थे चूड़ामन, उन्होंने भी बहादुर शाह का साथ दिया। बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान प्रशासन की हालत और भी बिगड़ी। बादशाह द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने तथा पदोन्नति करने के फलस्वरूप राज्य के वित्त की स्थिति पहले से भी खराब हो गई। शाही खजाने में 1707 में करीब 13 करोड़ रुपए की रकम ही रह गई थी। उसके शासनकाल में शाही खजाने में कुछ रकम बची थी, वह खत्म हो गई। मतलब वो भी खत्म होगी बहादुर शाह के समय में, क्योंकि इस प्रकार से जो उसकी नीतियां थी, आप तो एक तो युद्ध भी देख रहे हो, अधिकार जमाने के चक्कर में, फिर जागीरें उसने बहुत सारी दे दी, फिर पदोन्नति करी, तो भाई पदोन्नति में उनको राजकीय वेतन भी देना, जो भी देते हैं, कुछ कर वगैरह है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वो जो एक तरीके से आप ये देखिए कि कोई आपके लिए काम करेगा, जो भी आप उसको प्रदान करते हैं चीज। ठीक है, साम्राज्य जिन समस्याओं से घिरा था, उनका समाधान बहादुर शाह टटोल रहा था। समय मिलता तो शायद वह शाही किस्मत को फिर जगा पाता। दुर्भाग्यवश क्या हुआ, 1712 में उसकी मौत ने साम्राज्य को एक बार फिर गृह युद्ध में फंसा दिया। इस गृह युद्ध और बाद के उत्तराधिकारी संबंधी लड़ाइयों के दौरान मुगल राजनीति में एक नया तत्व आ गया। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इस चैप्टर के एंड में मैं कुछ चीजें आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जो कि आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अभी एक ऑनलाइन सेशन हमारे चल रहे हैं मेडिटेशन के, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, और आपको प्रयास करना है, जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, जरूर बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, जो भी आप
यहाँ पे आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनेटली वो कुछ चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं समाज में, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जरूरी नहीं है, देखिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको समाज की सेवा करनी है, आपको उस मानवता के लिए कुछ करना है, तभी आप ये सब कर रहे हैं। वरना सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप मेहनत कर सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन आप यहाँ तक आए हैं और ये सब कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक बहुत 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 अच्छी बात है। और आपकी ये जो चीज है, पढ़ाई है या आप स्पोर्ट्स में जो भी कुछ कर रहे हैं आप, उसके लिए आपका डेडिकेशन, आपका कंसंट्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। और उसके लिए मेडिटेशन बहुत एक उपयोगी माध्यम है, एक उपयोगी साधन है। और अभी ये सेशंस हमारे चल रहे हैं जो कि बिल्कुल ऑनलाइन है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सहज योगा ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिंक्स जो है, ये 7 डेज के सेशन है और अभी चल रहे हैं, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, तो आप जरूर अटेंड कीजिएगा। मेरे उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। तो पहले हम दोबारा आ जाते हैं वीडियो पे कि इस गृह युद्ध और बाद के उत्तराधिकारी संबंधी लड़ाइयों के दौरान मुगल साम्राज्य में एक नया तत्व आ गया। पहले सत्ता के लिए संघर्ष सिर्फ शाहजादों के बीच होते थे तथा सामंत प्रत्याशियों को गद्दी हथियाने में मदद देते थे, परंतु अब महत्वाकांक्षी सामंत सत्ता के सीधे दावेदार बन गए। देखिए पहले क्या होता था कि उत्तराधिकारी जो होते थे, भैया युवराज वगैरह जो होते थे, वही लोग सत्ता अपनाने के लिए एक दूसरे के पिता को, चाचा को ऐसे खत्म करके ये सब करते थे, हथियाते थे षड्यंत्र रच के। लेकिन अब जो सामंत है ना, मतलब जो जमींदार थे, ये सामंत थे, ये भी सरदार लोग भी आने लगे कि हम भी गद्दी के चक्कर में घुस गए ये भी। और गद्दी हथियाने के लिए शहजादों का इस्तेमाल वे महज कठपुतली के रूप में करने लगे। जो पहले खुद कठपुतली होते थे, अब वह दावेदार बन गए। और कठपुतली किन्हें बना दिया है? किन्हें बना दिया कठपुतली? शहजादों को। बहादुर शाह की मौत के बाद जो गृह युद्ध हुआ, उसमें उसका एक कम काबिल बेटा जहादार शाह विजय रहा, क्योंकि उसे उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खां का समर्थन मिला। जहादार शाह एक कमजोर और पतित शहजादा था, उसमें सद्व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी थी। जहादार शाह के शासन काल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ जुल्फिकार खां के हाथों में था। देखिए सत्ता पे तो शहजादे थे, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि जहादार शाह तो था, लेकिन जुल्फिकार खां जो था ना, जो कि एक सामंत था, चल उसी की रीति, और जुल्फिकार खां खुद वजीर बन गया था। मेरे ख्याल से मैं आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग है ना पेन लेके बैठे होंगे और लिख भी रहे होंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना आपको बहुत फायदा देगा। जो भी हम बहादुर शाह के बारे में पढ़ रहे हैं, उसने अभी हमने गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर जी के बारे में बात करी, बुंदेलखंड राजाओं के बात करी, जाट चोरामन के बारे में बात करी, ठीक है। इतने सारे जो हम इन नेता की बात कर रहे हैं, कल यही आ जाए कि कौन किसके समकक्ष था, तो आप बता सकते हैं कि ये इनके समकक्ष था। समकक्ष मतलब इस समय ये लोग थे, ठीक है। अजीत सिंह की बात करी, आमेर में बात करी, मारवाड़ की बात करी, है ना, और साहू ताराबाई की बात करी, ये सब जो हम मराठा में बात करी। अब जब हम आ गए हैं, अब हम आ गए हैं शहजादे जहादर शाह के बारे में आ गए हैं, अब हम जुल्फिकार खां के बारे में आ गए हैं, कि जो कि अब ये हम औरंगजेब के बाद बहादुर शाह और बहादुर शाह के बाद जहादर शाह, ठीक है। और अब आप देखेंगे कि जहादर शाह के बाद क्योंकि जुल्फिकार खां वजीर बन गया था, और उसका ख्याल था कि दरबार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने तथा साम्राज्य को बचाने के लिए जरूरी है कि राजपूत राजाओं तथा मराठा सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किए जाए और हिंदू सरदारों के साथ आमतौर से मेल मिलाप हो। जहादर जुल्फिकार खां जो था ना, ये वजीर तो था और बहुत समझदार था, तो इसी की वजह से जहादर शाह को गद्दी मिली थी, कि जहादर शाह तो इतना मजबूत था ही नहीं, तो ये चाहता था कि हिंदू सरदारों से, मराठाओं से सबसे मेल मिलाप किया जाए। इसलिए उसने तेजी से औरंगजेब की नीतियां बदल दी, घृणित जजिया को खत्म कर दिया। जजिया आपको पता जो कर हुआ करता था, ठीक है, वो खत्म कर दिया। आमेर के जयसिंह को राजा सवाई की पदवी दे दी गई, ठीक है,
उन्हें मालवा का सूबेदार भी बना दिया। लो, जिस चीज से बचा रहे थे, ठीक है, मालवा और गुजरात के सूबेदार बनने से, वो भी दे दिया। कोई नहीं, रखो। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराज की पदवी दे दी थी और गुजरात का सूबेदार बना दिया। ठीक है, तो आमेर में जय सिंह की दे दी और उनको मालवा दे दिया, और मारवाड़ को में अजीत सिंह को महाराज की पदवी दे दी और उनको गुजरात को सूबेदार दे दिया। जुल्फिकार खान ने पहले की उस गैर सरकारी व्यवस्था की पुष्टि कर दी जो दक्कन में उसके सहायक दाऊद खां पन्नी ने 1711 में मराठा राजा साहू के साथ में की थी। जुल्फिकार ने पहले की उस गैर सरकारी व्यवस्था की पुष्टि, जो पहले गैर सरकारी व्यवस्था थी उसकी पुष्टि कर दी, और दक्कन में सहायक, जो उसके सहायक था जुल्फिकार, मतलब मुगल साम्राज्य का जो सहायक था दाऊद खां पन्नी ने 1711 में मराठा राजा साहू के साथ में की थी। इस व्यवस्था के अनुसार मराठा शासक को दक्कन की चौथ और वहां के सरदेश मुखी इस शर्त पर दे दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारियों को दे देंगे। अब देखिए क्या बढ़िया कर देना उन्होंने, वसूली का जो पहले जो वसूली खुद मराठा ही करते थे, अब वो मुगल करेंगे, और सरदेश मुखी और चौथ जो दोनों अधिकार थे वह वहां के साहू को दे दी। ये जुल्फिकार की सब चाल थी और मतलब एक नीति थी बहुत, तभी काफी समय तक स्टेबल कर गए और आगे तक। देखिए अब क्या हुआ कि जुल्फिकार खान ने चूरामन जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ भी मेल मिलाप कर लिया। केवल बंदा और सिखों के प्रति उसने दमन की नीति जारी रखी। ठीक है, जो बंदा बहादुर थे, सिखों से वह मेल मिलाप नहीं कर पाया। जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फिकार खान ने साम्राज्य की वित्तीय हालत को सुधारने की कोशिश भी की। उसने मनसबदारों को अधिकृत संख्या में फौज रखने के लिए मजबूर करने की भी कोशिश की। उसने एक गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया। गलत प्रवृत्ति थी इजारा, जैसा टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत था, उसी तरह निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल करने के बदले सरकार ने इजारेदारों, लगान के ठेकेदारों और बिचौलियों के साथ ये करार करना आरंभ कर दिया कि वे सरकार को एक निश्चित मुद्रा राशि देंगे। देखिए टोडरमल की भी जो भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसमें एक निश्चित जो कर था वो देना था, लेकिन आपको पता निश्चित कर तो देना एक वो है ना, क्योंकि अब पता नहीं भी फसल कितनी होगी कितनी नहीं होगी, तो जो इजारेदारी जो इसने व्यवस्था लागू करी थी ये भी गड़बड़ हो गई। ठीक है, क्योंकि ये ठीक नहीं है ना, ये नीति आपको पता है निश्चित कर देना, मतलब कैसे हो सकता है कि भाई किसी की जमीन कम है किसी की ज्यादा है और उस पर फसल कैसे हुई है कैसी नहीं हुई है, ये भी तो फर्क पड़ता है ना। देखिए तो मगर किसानों से जितना लगान वसूल कर सके उतना करने के लिए उन्हें आजाद छोड़ दिया गया। इससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ा, क्योंकि भाई उसको जो मनसबदार जो हुआ करते थे, जो लोग ठेकेदार थे जो लगान वसूलते थे, उनको भैया आजादी मिल गई कि हमें तो भैया जितना मन चाहे हम उतना लूट सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने, इससे किसानों का जो उत्पीड़न था वो बढ़ गया। ठीक है, अनेक शाही सामंतों ने जुल्फिकार खां के विरुद्ध षड्यंत्र किया। अब जुल्फिकार खां के विरुद्ध भी षड्यंत्र शुरू हो गया। इससे भी बुरी बात यह हुई कि बादशाह ने उसे अपना विश्वास और सहयोग पूरी तरह नहीं दिया। मतलब जहादर शाह, बहादुर शाह का लड़का, और जुल्फिकार खां की वजह से जहादर शाह को गद्दी मिली और जुल्फिकार खां ने अपने आप को वजीर बना के सारा काम किया, लेकिन राजा ने जुल्फिकार खां को अपना सहयोग नहीं दिया। बेईमान कृपा पात्र लोगों ने जुल्फिकार खां के खिलाफ बादशाह के कान भर दिए। उसे कहा गया कि उसका वजीर बहुत ही ताकतवर और महत्वाकांक्षी होता जा रहा है और वह खुद बादशाह का तख्ता पलट सकता है। कायर बादशाह की हिम्मत नहीं हुई कि ताकतवर वजीर को बर्खास्त कर सके, मगर उसने गुप्त रूप से वजीर के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। स्वस्थ प्रशासन के लिए इससे बढ़कर विध्वंसकारी कार्य और कुछ नहीं हो सकता। जब राजा खुद ही अपने मंत्रियों के लिए षड्यंत्र रचने लग जाए तो भैया इससे बड़ा विध्वंस क्या हो सकता है। जहादर शाह का यशहीन शासन जल्द ही जनवरी 1713 में आगरा में उसके अपने भतीजे फर्रुखसियर के हाथों हार जाने पर समाप्त हो गया। फर्रुखसियर को अपनी जीत सैयद बंधु, देखिए फर्रुखसियर का बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है,
और देखो फर्रुखसियर की फोटोग्राफ भी है। सैयद बंधु अब्दुल खां और हुसैन अली खां, ठीक है, ये ध्यान रखिए, सैयद बंधुओं का बहुत जबरदस्त वो था और तभी फर्रुखसियर को पदवी मिली थी, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अली खां 12, ठीक है, 12 के कारण मिली, इसलिए अब्दुल खां को वजीर का पद और हुसैन अली खां को मोर बख्शी का ओहदा मिला। जल्द ही राजकाज में दोनों भाइयों का बोलबाला हो गया। फर्रुखसियर में शासन करने की क्षमता नहीं थी, वह कायर, क्रूर, अविश्वसनीय और बेईमान था। इसके अलावा वह नालायक, मुंह लगे लोगों तथा चापलूसों के असर में आ जाता था, ठीक है, फर्रुखसियर की बात हो रही है। अपनी कमजोरियों के बावजूद फर्रुखसियर सैयद बंधुओं को बेरोक टोक काम करने देने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वह अपनी व्यक्तिगत सत्ता कायम करना चाहता था। दूसरी ओर सैयद बंधुओं का पक्का विश्वास था कि केवल उनके हाथों में वास्तविक सत्ता आने तथा बादशाह के नाम मात्र के शासक होने पर ही प्रशासन ठीक ढंग से चलाया जा सकता है, साम्राज्य का अपकर्ष रोका जा सकता है और उनकी अपनी स्थिति सुरक्षित रखी जा सकती है। इसी तरह बादशाह फर्रुखसियर और उसके वजीर तथा मीर बख्शी के बीच सत्ता के लिए एक लंबा संघर्ष आरंभ हो गया, ठीक है। अब भैया उसके वजीर तथा मीर बख्शी के बीच में सत्ता के लिए और ज्यादा संघर्ष हो गया शुरू। सालों तक कृतघ्न बादशाह ने दोनों भाइयों को उखाड़ फेंकने के लिए षड्यंत्र किया, मगर हर बार असफल रहा। आखिरकार सैयद बंधुओं ने 1719 में उसे गद्दी से उतार दिया और मार डाला। उसकी जगह उन्होंने बड़ी जल्दी बारी बारी से 2 युवा शहजादों को गद्दी पर बिठाया जो क्षय रोग से मर गए। आप समझ लो कि एक तो क्षय रोग कितना ज्यादा पुराना है, आज भी है, क्षय रोग भी आ गया यहाँ पे। अगर कोई बोलता है कि क्षय रोग आज की बीमारी है तो कभी नहीं आप बोलिएगा, क्षय रोग 18वीं सदी में भी था। तो इसका प्रमाण मिलता है कि मुगल साम्राज्य के 2 शहजादे इससे मरे थे। और सैयद बंधुओं ने 18 वर्षीय मोहम्मद शाह को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। फर्रुखसियर के तीनों उत्तराधिकारी सैयद बंधुओं के हाथों की कठपुतली मात्र थे, यहाँ तक कि लोगों से मिलने जुलने और घूमने फिरने की उनकी व्यक्तिगत आजादी पर भी नियंत्रण था। इस प्रकार 1713 में से 1720 में उनके उखाड़ फेंके जाने तक राज के प्रशासन में सैयद बंधुओं की चलती रही। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनका विश्वास था कि देश के राजकाज में हिंदू सरदारों और सामंतों को मुसलमान सामंतों के साथ मिलकर ही हिंदुस्तान का शासन सुव्यवस्थित रूप से चला सकता है। उन्होंने राजपूत, मराठों और जाटों के साथ मिल मिलाप कर उनका इस्तेमाल फर्रुखसियर और प्रतिद्वंदी सामंतों के खिलाफ करने की कोशिश की थी, ठीक है। ये जो है उन्होंने फर्रुखसियर की गद्दी पर बैठते ही जजिया को तुरंत खत्म कर दिया। जजिया कर है पता, जजिया कर आपको, जो कि तीर्थयात्री के लिए, इस प्रकार कई जगहों में तीर्थयात्री कर जो टैक्स था, ठीक है, उन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह आमेर की जैसे तथा उनके राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने जाट सरदार सुरमन के साथ दोस्ती कर ली। इस सैयद बंधुओं की बात हो रही है। अपने प्रशासन के बाद के वर्षों में राजा साहू को शिवाजी का स्वराज्य का दक्खन के 6 प्रांतों की चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार देकर उसके अधीन कर दिया और साहू उन्हें 15,000 घुड़सवारों के द्वारा दक्खन में समर्थन देने को तैयार हो गया, ठीक है। अब सैयद बंधुओं ने बगावतों को दबाने और साम्राज्य के प्रशासनिक बिखराव को बचाने के लिए क्या किया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो थोड़ी सी रेस्ट भी चाहिए सभी लोगों को समझने के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा इसमें फैक्चुअल है, बहुत ज्यादा इसमें फैक्चुअल है और आप लोग लिख भी रहे हो। मैं बहुत तेजी से, मैंने लास्ट में भी पढ़ाया तो और भी थोड़ा कुछ हो सकता है कि ज्यादा तेजी से मैंने कर दिया हो, लेकिन आप थोड़ा स्लो स्पीड में भी देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं थोड़ा सहज योग के बारे में आपको बताऊंगा, तो सहज योग के द्वारा अपना आप उत्थान कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर सकते हैं, कंसंट्रेशन अच्छा कर सकते हैं, अपनी मेमोरी पावर को आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप जरूर इन सेशंस को देखिएगा और आपके लिए ही है ये वीडियोस, और एक लिंक भी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिलेंगे, आप उसके थ्रू
ये आधे घंटे के सेशंस हैं, आप जरूर देखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, जब भी आपको समय लगे जरूर देखिएगा। तो ये वीडियोस आपके लिए थी, अगर आपको अच्छा लगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब लोगों तक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ये लिंक्स आपके लिए जरूर देखिए।